आज की क्लास में हम कृषि प्रदेशों को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। 5वां नंबर का जो कृषि प्रदेश है चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि। चावल प्रधान यानी इस कृषि में कृषि जो है निर्वाह प्रकार की होती है, यानी जीवन के गुजर बसर के लिए गहन प्रकार की होती है और उसमें भी चावल की प्रधानता होती है। ये जो कृषि है विशेषतः मानसून एशिया में केंद्रित है, जहाँ पर विश्व की लगभग 1/3 जनसंख्या निवास करती है। इस प्रदेश में इस तरह की कृषि के लिए आदर्श जो भौगोलिक दशाएं हैं वो प्राप्त होती है, इसलिए यहाँ पर गहन कृषि की जाती है। कहाँ कहाँ पर होती है चावल प्रधान गहन कृषि? चावल प्रधान जो सघन निर्वाह कृषि मानसून प्रदेशों में ही सीमित है, जहाँ चावल की एकल संस्कृति मोनोकल्चर प्रचलित है, यानी चावल ही मुख्य फसल होती है। इसके प्रमुख क्षेत्रों में चीन में क्वांगतुंग, उत्तरी वियतनाम में टोकिन का डेल्टा, कंबोडिया में मेकोंग नदी का निचला यानी जो बाढ़ का मैदान है वहाँ पर, दक्षिणी वियतनाम में निचली इरावदी घाटी, भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय मैदान सम्मिलित हैं। ये सभी प्रदेश चावल का कटोरा यानी राइस बाउल कहलाते हैं, यानी यहाँ पर चावल बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसके अतिरिक्त कोरिया, दक्षिणी चीन, ताइवान, दक्षिणी जापान में भी चावल एक महत्वपूर्ण फसल है। विशेषताएं: सघन जो खेती है जिसमें चावल की प्रधानता होती है, वहाँ पर जोत यानी जो खेत होते हैं उनका आकार बहुत छोटा होता है। अधिकांश दक्षिणी एवं पूर्वी एशियाई जो देश हैं उनमें जोतों का औसत आकार 1 हेक्टेयर से भी कम होता है और साथ ही में छोटे होने के साथ साथ क्या होते हैं, विखंडित भी होते हैं, यानी टुकड़ों में होते हैं। उत्तराधिकार के कानूनों के कारण ये उपविभाजित तथा विखंडित हो जाते हैं। इसके लिए समस्या को दूर करने के लिए चीन ने 1949 के बाद खेतों को बड़े सहकारी फार्म में पुनर्गठित किया, जिन्हें कम्यून कहते हैं। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में खेती है वो बहुत सघन होती है। कृषि योग्य भूमि का एक एक इंच भी क्या किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। इन देशों में कृषि जो घनत्व है इतना अधिक ऊंचा होता है कि लोगों को जीने के लिए छोटे खेतों में भी सघन उत्पादन करना आवश्यक हो जाता है। कृषि की परंपरागत विधियां तथा मानव श्रम की प्रधानता सघन निर्वाह कृषि की प्रमुख विशेषता है। यानी कृषि परंपरागत विधियों से ही की जाती है और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मानव श्रम जो है उसकी प्रधानता होती है। वर्ष में 2 या 3 फसलें प्राप्त करने से मिट्टियों के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इस प्रकार की कृषि में भारी मात्रा में खादों तथा उर्वरकों का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। फॉस्फेट, नाइट्रेट, पोटास आदि रासायनिक उर्वरक भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करते हैं। चावल के साथ गेहूं और अन्य फसलों का भी हेरफेर किया जाता है। इस कृषि में पशुपालन महत्वहीन होता है, लेकिन चीन और जापान जैसे देशों में कुछ मुर्गी पालन और सूअर पालन प्रचलित है। धान के खेतों तथा तालाबों में मछली पालन भी किया जाता है। उसके बाद है चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि, यानी ये भी गहन निर्वाह कृषि है, लेकिन इसमें चावल मुख्य फसल नहीं होती। मानसून एशिया में चावल के घने क्षेत्रों यानी 150 सेंटीमीटर से
कम वर्षा वाले क्षेत्रों को छोड़कर शेष भागों में जहाँ पर्यावरण की अनुकूलता मिलती है वहाँ पर गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, दलहन और तिलहन आदि फसलें पैदा की जाती हैं। इनमें भी खाद्यान्न फसलों का अधिक महत्व होता है, विशेषकर गेहूँ का। जहाँ पर्याप्त नमी मिलती है वहाँ वर्षा ऋतु में चावल की कृषि भी की जाती है। इस कृषि का में की भी वही विशेषताएं होती हैं जो चावल प्रधान कृषि की होती हैं। इसमें उत्पादन का मुख्य जो लक्ष्य होता है वो जीवन निर्वाह होता है। मुद्रादायिनी या जिनको हम नकदी फसलें बोलते हैं उनका क्षेत्र बहुत कम होता है। कृषि के लिए श्रम मानव तथा पशुओं द्वारा ही प्राप्त होता है। गौण रूप से पशुओं से दूध तथा मांस भी प्राप्त कर लिया जाता है। नगरों के समीप पशुपालन को थोड़ा बहुत व्यावसायिक रूप अवश्य प्राप्त है। वितरण इस प्रकार की कृषि का विस्तार दक्षिण पूर्वी एशिया के संपूर्ण मानसूनी क्षेत्रों जहाँ पर 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जैसे चीन, भारत, जापान, कोरिया, चीन, थाईलैंड, म्यांमार, पाकिस्तान, ताइवान, फिलीपींस द्वीप समूह, सुमात्रा, जावा, लाओस व वियतनाम के कुछ भागों में। इस कृषि क्षेत्र में आने वाले द्वीप समूह में जावा, लुजोन द्वीप है, विसापन द्वीप है, तटीय सुमात्रा तथा मलाया प्रमुख है। उसके बाद आती है व्यापारिक बागानी कृषि, कमर्शियल प्लांटेशन एग्रीकल्चर। बागानी कृषि इस प्रकार की कृषि उष्ण और उपोष्ण दोनों ही कटिबंधों में की जाती है, परंतु कृषि प्रदेशों के दृष्टिकोण से उष्ण कटिबंधीय बागानी कृषि अधिक महत्वपूर्ण होती है। ये जो कृषि है लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में विशेष रूप से पाई जाती है। इस प्रकार की कृषि की जो मुख्य फसलें हैं वो रबर, चाय, कहवा, कोको, कपास, केला तथा नारियल है। बागानी कृषि की विशेषताएं क्या होती है? बागानी फसलें बड़े फार्मों 40 हेक्टेयर से भी जो बड़े फार्म होते हैं वहाँ पर उगाई जाती है, लेकिन पश्चिम और जो दक्षिण पूर्वी एशिया है वहाँ पर कुछ छोटे आकार के फार्म भी प्रचलित हैं। अधिकांश फार्मों पर विदेशियों का स्वामित्व होता है, किंतु श्रम जो है वो स्थानीय होता है। विशालतम फार्मों पर अब भी यूरोपीय लोगों का स्वामित्व है, जबकि वृक्षों से दूध निकालने तथा रबर बनाने की जो क्रिया है वो स्थानीय लोगों या जो दक्षिण भारत के प्रवासी श्रमिकों द्वारा की जाती है। ब्रिटिश लोगों ने भारत तथा श्रीलंका में चाय के बागान तथा जो पश्चिमी द्वीप समूह हैं वहाँ पर गन्ने के बागान लगाए हैं। फ्रेंच जो लोग हैं उन्होंने कैमरून, आइवरी कोस्ट और पश्चिमी अफ्रीकी देशों में कोको तथा कहवा के बागान लगाए। डच लोगों ने इंडोनेशिया विशेष कर जावा में गन्ने के बागान लगाए हैं। स्पेनी और जो अमेरिकी पूंजीपति हैं उन्होंने फिलीपींस में नारियल, गन्ना और अवाका के बागान लगाए हैं। पुर्तगालियों का भी ब्राज़ील के जो फाजेंडा होते हैं, कॉफ़ी के जो बागान हैं उन पर अधिकार है। फार्मों का जो प्रबंधन है प्लांटेशन एग्रीकल्चर में वो एक वैज्ञानिक विधि से होता है। इन फार्मों पर कुशल तथा विशिष्ट श्रम उपलब्ध होता है। कृषि प्राय यंत्रीकृत होती है, यानी यंत्रों से की जाती है। उत्पादों की उत्पादकता तथा गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बागानी कृषि पूंजी सघन होती है, यानी बहुत अधिक पूंजी का निवेश करना होता है।
उष्ण कटिबंधों में पहले अविकसित और जो विरल आबाद क्षेत्र थे, नगरों से दूर बागान विकसित किए गए, इसलिए सड़क और रेल मार्गों का जाल बनाना आवश्यक था, इसलिए भारी पूंजी की आवश्यकता थी। बागानी कृषि में गेस्टेशन समय लंबा होता है क्योंकि अधिकांश बागानी फसलें परिपक्व होने में यानी पकने में समय लेती हैं, जैसे रबर 6 वर्ष, कोको 5 वर्ष, तेल ताड़ 3 वर्ष। इस दौरान कोई आय नहीं होती। पुराने बागानों में नए वृक्ष या पौधे लगाने में भारी खर्चा होता है। श्रमिकों और अन्य कर्मचारियों के लिए सुविधाएं प्रदान करने में भी बहुत पूंजी लगती है। बागानी कृषि में एक प्रदेश में एक ही फसल का विशेषीकरण पाया जाता है, जैसे चाय भारत और श्रीलंका में, कहवा ब्राज़ील और कोलंबिया में, केला लैटिन अमेरिका में और कैरेबियन जो द्वीप हैं उनमें, कोको घाना, नाइजीरिया और आइवरी कोस्ट में, गन्ना क्यूबा, ब्राज़ील, हवाई और फिलीपींस द्वीपों में विशिष्ट बागानी फसलें होती हैं। बागानी कृषि वास्तव में एक उद्योग है। समस्त जो उद्योग है उसमें विविध ऑपरेशंस यानी क्रियाएं, अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, पूंजी, श्रम, प्रबंधन की आवश्यकता होती है। बागान व्यापार तथा निर्यात के उद्देश्य से लगाए जाते हैं। अगला जो कृषि प्रदेश है वो है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। इस प्रकार की जो कृषि है, भूमध्य सागरीय जो कृषि है वो 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य दोनों ही गोलार्धों में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों में जहाँ पर ये जलवायु पाई जाती है वहाँ पर की जाती है। इस प्रकार की कृषि में कृषि जीवन निर्वाह और व्यापार दोनों ही दृष्टि से की जाती है। कृषि के साथ साथ इस कृषि प्रदेश में पशुपालन भी होता है। इस प्रकार की कृषि इन्हीं अक्षांशों यानी 30 से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में सिंचित अर्धशुष्क क्षेत्रों में की जाती है। ये कृषि सघन, उच्च विशेषीकृत तथा अधिक फसली विविधता वाली होती है, यानी फसलों की विभिन्नताएं काफ़ी पाई जाती हैं, जिसमें कुछ विशिष्ट फसलों का उत्पादन होता है, जैसे गेहूँ, जौ तथा सब्जियों का उत्पादन घरेलू उपभोग के लिए किया जाता है, जबकि रसदार फल जैसे जैतून, अंगूर का उत्पादन मुख्यतः निर्यात के लिए किया जाता है। इस प्रकार भूमध्य सागरीय भूमि को विश्व की फलों उद्यान भूमि तथा विश्व के शराब उद्योग का हृदय कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर विशेषकर अंगूर का उत्पादन और खट्टे फलों का उत्पादन बहुत अधिक होता है। कहाँ कहाँ पर होती है ये कृषि? भूमध्य सागरीय कृषि दक्षिणी यूरोप के उत्तरी तथा पश्चिमी एशिया के, अफ्रीका, भूमध्य सागर के जो तटीय देश हैं, उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका में मध्यवर्ती चिली तथा दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में प्रचलित है। सभी भूमध्य सागरीय प्रदेशों में एक समान भौतिक पर्यावरण मिलता है। इन प्रदेशों की जलवायु की प्रमुख जो विशेषता है वो क्या होती है? आर्द्र और मृदु यानी शीतकाल तथा उष्ण और शुष्क ग्रीष्मकाल। शीतकाल तो कैसा होता है? आर्द्र और मृदु यानी माइल्ड होता है, जबकि ग्रीष्मकाल जो होता है वो उष्ण और शुष्क होता है। और यहाँ पर ग्रीष्मकाल में जो समुद्री पवनें हैं कुछ राहत देती हैं। विशेषताएं: भूमध्य सागरीय पर्यावरण तथा विभिन्न सूक्ष्म पर्यावरणों के समेकित उपयोग से इस प्रदेश में शस्यों उत्पादन यानी फसलों का उत्पादन तथा पशुपालन के 4
किंतु परस्पर संबंधित कृषि तंत्र विकसित हुए, जिसमें मौसमी वर्षा की सहायता से खाद्यान्न और सब्जी उत्पादन किया जाता है। सिंचाई के बिना शरद ऋतु में पलने वाली जैतून, अंजीर, अंगूर, छुआरे आदि फलों का उत्पादन। सिंचाई की सहायता से फल, सब्जी, चारा और ग्रीष्मकालीन फसलों का उत्पादन और छोटे पशुओं का पालन, जो शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों में तथा ग्रीष्मकाल में निम्न भूमियों में चरते हैं। भूमध्य सागरीय कृषि का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण प्रत्येक प्रदेश की अर्थव्यवस्था में निर्वाहक तथा नकदी दोनों ही प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। वाणिज्यिक और निर्वाहक फसलों के सापेक्ष महत्व पर वर्षा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। जैसे मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया आदि जो उत्तरी अफ्रीकी देश हैं, वहाँ बहुत ही कम वर्षा होती है, जिसके कारण जौ की फसल, जबकि दक्षिणी यूरोपीय देशों में पर्याप्त वर्षा के कारण गेहूं का उत्पादन महत्वपूर्ण है। कृषि सघन भी होती है और विस्तृत, दोनों ही प्रकार की होती है। कृषि में हस्तश्रम या मानव श्रम सघन रूप से प्रयोग होता है। भूमध्य सागरीय बेसिन, मध्यवर्ती चिली तथा दक्षिणी अफ्रीका के कृषक सघन कृषि में मानवीय श्रम का अधिक महत्व होता है, जबकि कैलिफोर्निया और जो ऑस्ट्रेलिया में कृषि विस्तृत प्रकार से होती है, वहाँ पर मशीनों का अधिक प्रयोग किया जाता है। इन प्रदेशों में शुष्क कृषि भी प्रचलित है। कुछ क्षेत्रों में सघन सिंचित कृषि भी होती है। सिंचाई से सब्जी और फलों की मात्रा तथा गुणों दोनों में ही वृद्धि हो जाती है। खेतों का आकार जो है छोटे और अनियमित होते हैं। कृषकों को पशु पदार्थों से भी कुछ आय प्राप्त हो जाती है, किंतु जल के अभाव के कारण ग्रीष्मकाल तथा उत्तम चारागाहों की कमी होने से पशु उत्पादों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कुछ कृषक परंपरागत स्रोत से मौसमी प्रभाव यानी ट्रांसहुमल, जिसको हम ऋतु प्रवास कहते हैं, ये अपनाते हैं, लेकिन ये प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। भेड़ और बकरियां प्रमुख पालतू पशु हैं। उसके बाद आता है व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग एग्रीकल्चर, यानी अन्न का उत्पादन जीवन निर्वाह के लिए न करके किसके लिए किया जाता है? व्यापार के लिए किया जाता है। इस प्रकार की कृषि कम वर्षा तथा अर्ध शुष्क वातावरण के क्षेत्रों में की जाती है। इन क्षेत्रों में घास के मैदान फैले हुए हैं। ये कृषि वर्तमान सभ्य समाज की देन है। उत्पादन प्रौद्योगिकी यानी उत्पादन की जो तकनीकी हैं के दृष्टिकोण से ये विस्तृत तथा यंत्रीकृत है, यानी गहन जो कृषि होती है उसके उल्टा, और मध्य अक्षांशों के आंतरिक भागों में विकसित होती है। वितरण बड़े पैमाने पर जो विस्तृत या वाणिज्यिक अन्न उत्पादन कृषि है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पूर्व सोवियत संघ, अर्जेंटीना तथा ऑस्ट्रेलिया में विकसित है। यूरोप के स्टेपी प्रदेश में ये सर्वाधिक विकसित है। यहाँ पर जो चरनोजम मिट्टियाँ पाई जाती हैं। उत्तरी अमेरिका का
प्रेरी, अर्जेंटीना के पंपा, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स तथा न्यूजीलैंड के कैंटरबरी मैदान इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। विशेषताएं: इस प्रकार के कृषि के जो फार्म हैं बहुत विशाल आकार के 240 से लेकर 16,000 हेक्टेयर तक के होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में औसत फार्म 400 हेक्टेयर का होता है। यहाँ भूमि सस्ती होने के कारण कृषक बड़े फार्मों के मालिक होते हैं। यंत्रीकरण यानी मशीनों से इन विशाल फार्मों का रखरखाव संभव हुआ है। बस्तियाँ छोटी और बिखरी हुई होती हैं। रूसी स्टेपी प्रदेश में जहाँ सहकारी फार्म हैं वहाँ पर बस्तियाँ कुछ सघन होती हैं। यहाँ गेहूँ प्रमुख उपज है, जो फ्लैक्स तथा मक्का भी उगाए जाते हैं। राई, जई, चारा आदि फसलों को खिलाने के लिए उगाए जाते हैं। यहाँ 2 प्रकार का गेहूँ उगाया जाता है, बसंतकालीन और शीतकालीन। बसंतकालीन जो गेहूँ है ठंडे उत्तरी भागों में तथा शीतकालीन जो गेहूँ है वो गर्म दक्षिणी भागों में उगता है। गेहूँ उत्पादन की प्रधानता के अनेक कारण हैं। ये अधिक मूल्यवान तथा मानव उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। इसे बाज़ारों में आसानी से भेजा जा सकता है। रूस तथा अर्जेंटीना में फ्लैक्स, सोयाबीन आदि कुछ अन्य या गौण फसलें भी हैं। कुछ फार्मों पर मवेशी पालन भी किया जाता है। अनुकूल क्षेत्रों में सब्जियां तथा फलदार वृक्ष भी उगाए जाते हैं। कृषि अत्यधिक यंत्रीकृत यानी मशीनीकृत है। उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। कृषक अधिक से अधिक मशीनों का प्रयोग करते हैं, जिससे मानव श्रम की बचत होती है। कृषि संबंधी समस्त कार्य मशीनों द्वारा ही होता है। अन्न भंडारण के लिए कृषक विशाल गोदाम भी बनाते हैं। मशीनों के खरीदने, रखरखाव आदि पर बाहरी पूंजी निवेश किया जाता है। विस्तृत कृषि के अंतर्गत विशाल फार्मों पर अल्प श्रम तथा मशीनों का व्यापक प्रयोग होता है, यानी मानव श्रम कम होता है और मशीनों का प्रयोग अधिक होता है। यंत्रीकरण की उच्च मात्रा के कारण श्रम की आवश्यकता कम होती है। इस कृषि में प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन सघन कृषि की अपेक्षा कम होता है। गेहूं की जो औसत लब्धि है या जो उत्पादन है वो 1700 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ही होता है, जबकि डेनमार्क, नीदरलैंड तथा बेल्जियम में सघन उत्पादन द्वारा इसकी 3 गुना उपज होती है। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के कारण ये कृषि क्या है, वाणिज्यिक होती है। तो आज के लिए इतना ही। आगे के कृषि प्रदेश अगली क्लास में